चलो, कल हम लोगों ने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। इनहेरिटेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस को समझा था। आज आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी मेथड है, हमने उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई, उस चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स एज इट इज यूज करने हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मेथड हो सकता है जो चाइल्ड क्लास अपने अकॉर्डिंग दोबारा डिफाइन करना चाहती है। तो ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। तो समझते हैं, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास के अंदर मान लीजिए कुछ मेथड्स हैं। M1 मेथड है कोई, और एक मेरे पास M2 मेथड है, एक मेरे पास मान लीजिए M3 मेथड है। नाउ द थिंग इज व्हाट, इसकी आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई, और ये जो चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास को M1 मेथड जो पेरेंट में लिखा था वही यूज करना है, M2 मेथड जो पेरेंट में लिखा था वही यूज करना है। बट ये जो M3 मेथड है, इस M3 मेथड को चाइल्ड अपने हिसाब से दोबारा डिफाइन करना चाहता है। चाइल्ड को जो पेरेंट ने M3 मेथड लिखा है वो सही नहीं लग रहा है, वो अपने हिसाब से दोबारा डिफाइन करना चाह रहा है। तो यानी कि चाइल्ड के अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम हम वही रखेंगे जो पेरेंट के मेथड का नाम है। तो इस तरह से अगर चाइल्ड ये काम करता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। कौन ओवरराइड हुआ? पेरेंट का जो M3 मेथड है ये ओवरराइड हुआ। किसने ओवरराइड किया? चाइल्ड का सेम नेम का जो मेथड था M3, इसने ओवरराइड किया। ठीक है, तो ये हो गया ओवररिडन मेथड, ये हो गया ओवरराइडिंग मेथड। कॉन्सेप्ट का नाम हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब आप बोलेंगे कि जब पेरेंट के पास ये मेथड्स पहले से ही हैं, तो चाइल्ड ऐसा क्यों करेगा कि वो पेरेंट के किसी मेथड को दोबारा लिखे? भाई, रियूजेबिलिटी कम क्यों करना चाहेगा? जैसा पेरेंट के पास है वैसा यूज कर ले, और अपना अगर मेथड बनाना है तो किसी और नाम से बनाए, M4 M5 इस तरह से बना सकता है। वो उसी नाम से क्यों बना रहा है? कोई रियल लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल होता है जहाँ पर चाइल्ड ने ऐसा किया हो? हमने कहा रियल लाइफ में कई एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अपने ही एग्जाम्पल को यूज करें, तो हम और आप लोग आज पढ़ाई करते हैं यूट्यूब के थ्रू, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, या अभी हम जूम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करिए ये हमारे पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं हम ही पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी पढ़ाई करी होगी। अच्छा, इन्होंने जब पढ़ाई करी होगी तो इनका तरीका क्या रहा होगा पढ़ने का? क्या ये यूट्यूब से पढ़ते होंगे उस समय? क्या ये गूगल सर्च करके पढ़ते होंगे? और आज से 30 साल पहले अगर ये पेंडेमिक आया होता तो जूम से ऑनलाइन क्लास चल रही होती हमारी? नहीं। यानी कि पेरेंट स्टडी जो मेथड है पेरेंट के पास है, हम हो गए चाइल्ड। अगर हम स्टडी मेथड एज इट इज यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, समय के साथ नहीं चल पाएंगे। अगर हमें समय के साथ चलना है तो फिर हमें क्या करना होगा? स्टडी मेथड को आज के अकॉर्डिंग हमें दोबारा डिफाइन करना ही होगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम आज सबके साथ चल पाएंगे, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करा आपने? पेरेंट जिस काम को करते थे उसी काम को आप कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप अपने तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से पेरेंट ने किया था वो उस समय का बेस्ट अप्रोच होगा, लेकिन वो आज बेस्ट नहीं है। आज के साथ नई अप्रोच आ गई है। तो जब कभी चाइल्ड किसी पेरेंट के मेथड को दोबारा करना चाहता है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड
को लगता है कि इस काम को मैं और अच्छी तरह से कर सकता हूं, इसलिए मुझे इसको दोबारा लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अगर एक थोड़ा फनी एग्जांपल लें जिससे कि और जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ये है सचिन तेंदुलकर, इनको सब जानते हैं भले क्रिकेट आपको नहीं आता हो। सचिन तेंदुलकर के अंदर एक मेथड है प्ले, ये खेलते हैं या खेलते थे। अब इनका चाइल्ड हुआ अर्जुन तेंदुलकर। अब अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है, अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का कहना यह है कि मेरे पेरेंट भी खेलते थे, मेरे फादर भी खेलते थे, मैं भी खेलता हूं, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो बैट्समैन की तरह खेलते थे और पार्ट टाइम बॉलर थे। मेरा जो इंटरेस्ट है वो बॉलिंग में है, मैं पहले बॉलर हूं, उसके बाद फिर मैं पार्ट टाइम बैट्समैन हूं। यानी कि अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है, सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, लेकिन दोनों के खेलने का अपना अपना तरीका है। ये खेलता है एज ए बैट्समैन बनकर, ये खेल रहा है एज ए बॉलर बनकर। ठीक है, ढेरों सिचुएशन रियल लाइफ में आपको मिल जाएंगी जहां पर पेरेंट और चाइल्ड वही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कोड के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई क्लास बना दी, क्लास का नाम जस्ट ए कर दिया और यहाँ पर एक मेथड बना दिया डेफ m1 इन ए, और इस क्लास के अंदर एक मेथड और बना दिया m2 लिख दिया m2 इन ए। अब इसकी एक चाइल्ड क्लास मैंने बनाई और चाइल्ड क्लास m1 मेथड को एज इट इज यूज करना चाहती है, उसे m1 मेथड जैसा पेरेंट में लिखा हुआ है वैसा ही चाहिए, लेकिन m2 मेथड वो अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहती है तो कर सकती है। तो यहाँ लिख दिया डेफिनेशन ऑफ m2 सेल m2 इन। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, m2 मेथड की ओवरराइडिंग हो गई। ठीक है, तो जब भी आप b क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, b के ऑब्जेक्ट पर जब आप m1 मेथड कॉल करेंगे या m2 मेथड कॉल करेंगे, तो जैसा मैंने कल आपको बताया था मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो होता है MRO, उस टेक्निक के थ्रू क्या होगा, आपका डिसीजन लिया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट पर मेथड आपने कॉल किया है वो सबसे पहले कहाँ सर्च किया जाएगा, कौन सा वाला चलेगा, ये आप MRO टेक्निक के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली m1 मेथड जब b में चेक किया जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो a से चलेगा, और m2 मेथड हमारा b में मिल जाएगा तो b वाला ही चलेगा। m1 इन a, m2 इन b। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सिखाया गया कि जो चाइल्ड है अगर वो चाहे तो पेरेंट वाले मेथड को रिप्लेस करने की बजाय उसको एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड कर सकता है का मतलब होता है कि चाइल्ड ये कह रहा है कि पेरेंट वाला जो मेथड है वो भी मुझे चाहिए और मैं अपनी तरफ से भी उस मेथड को दोबारा लिखूंगा। ठीक है, तो कैसे करें इस काम के लिए, जैसे अर्जुन तेंदुलकर ये बोले कि मुझे बॉलर बनना है, अब मैंने बॉलिंग सीख ली, अब मैं बैटिंग भी करूंगा अपने फादर जैसी, मतलब वो दोनों बातों में आगे बढ़ना चाह रहा है, वो एक अच्छा बैट्समैन भी बनना चाह रहा है और अच्छा बॉलर भी बनना चाह रहा है। तो वो पेरेंट का जो प्ले मेथड है उसको खत्म नहीं करना चाहता, वो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता है। यानी ये और अच्छी बात हो जाएगी कि आप पेरेंट का जो तरीका था पूरी तरह से उसे रिप्लेस ना करके उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के लिए पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया
जिसका नाम है सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन के थ्रू चाइल्ड का मेथड पेरेंट के किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करा सकता है। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब M2 मेथड चाइल्ड वाला चले तो वो चाइल्ड वाले के साथ साथ प्लस होकर पेरेंट वाला भी चलना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वाला क्या करेगा, अपने अंदर से सुपर फंक्शन कॉल करेगा। सुपर फंक्शन क्या करता है, जो पेरेंट क्लास है उसको रेफर करने वाला काम करता है। उस पर डॉट लगा के क्या करेगा, पेरेंट का जो मेथड है वो कॉल कर देगा। तो जब भी M2 चलेगा तो पहले चाइल्ड का M2 चलेगा तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद पेरेंट वाला M2 भी चल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऊपर लिख दें, तो इस लाइन को बाद में लिख दें। थिंग इज कि हमें चाइल्ड वाली इंप्लीमेंटेशन भी चलानी है और पेरेंट वाली इंप्लीमेंटेशन भी चलानी है। किस ऑर्डर में चलानी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर M2 B का भी चला है और M2 A का भी चला हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को पाइथन के अंदर मेथड ओवरराइडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के बाद का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आता है हमारा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा डिबेट होती है। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म को जब थ्योरी में बताया गया है तो बहुत क्लियर बातें नहीं बताई गई हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है उसने अपने अपने हिसाब से पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर लिया है। तो अगर हम इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारा पॉली है। पॉली माने होता है मैनी या मल्टीपल, और दूसरा होता है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। तो जब मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं तो हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इस इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में आपको ये नहीं बताया गया है कि किस चीज में मैनी फॉर्म देखनी है। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में आप मैनी फॉर्म किसी एंटिटी के अंदर ढूंढने जाएंगे। जैसे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो हम लोगों में से काफ़ी लोगों के टाइम पर DD1 चैनल पर एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था शक्तिमान। उस शक्तिमान का करेक्टर प्ले करने वाला जो एक्टर था मुकेश खन्ना, ये मुकेश खन्ना ने 2 रोल प्ले करे थे उस सीरियल के अंदर। एक बना था गंगाधर और एक बना था आपका शक्तिमान। यानी कि मैं क्या बोलूँगा, उस सीरियल में जो मुकेश खन्ना है उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है। क्योंकि इसकी एक फॉर्म क्या है कि ये हमारा गंगाधर बना हुआ है, और एक फॉर्म क्या बनी है, एक हमारी ये बनी है। जिन्होंने DD1 आज तक नहीं देखा उनके लिए क्रिश मूवी, बिग क्रिश मूवी के अंदर भी तो आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन हमारा 2 रोल प्ले कर रहा है। कृष्णा भी था वो और वही कृष्ण था हमारा, अलग तो नहीं था ना हमारा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन के 2 रोल थे, वो कृष्णा भी था और वही हमारा क्रिश भी था। ठीक है, चलो तो अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल मान लूं तो मैं आप लोगों के लिए ट्रेनर का रोल प्ले कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए ट्रेनर हूं, लेकिन इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए ट्रेनर नहीं हूं। जब मैं अपने घर पे जाऊंगा तो किसी के लिए हस्बैंड हूं, किसी के लिए फादर हूं, किसी के लिए सन भी हूं। तो मैं एक ही हूं लेकिन मेरे फॉर्म अलग अलग हैं। तो अगर हम दुनिया में देखें, रियल लाइफ में देखें, तो रियल लाइफ के अंदर हम ज़्यादा बार जब पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं तो इंसानों के अंदर हम देखना शुरू कर देते हैं। इंसानों के अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को देखना
शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी अगर एक एंटिटी, अब मैं थोड़ा जनरल वर्ड बोलता हूँ रादर देन ह्यूमन, मैं एंटिटी बोल देता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी एंटिटी को अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स में देखते हैं तो वो हमारा उस एंटिटी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। या इस बात को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई एंटिटी एक से ज्यादा रोल प्ले करती है तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करती है। फिर से रिपीट करते हैं, रियल लाइफ में किसी भी एंटिटी के अंदर अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स देखते हैं तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर रिप्रेजेंट होता है। दूसरा, कोई भी एंटिटी अगर एक से ज्यादा रोल प्ले करती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उस एंटिटी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है, ऐसा। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन लोगों से पूछा गया कि आपके यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप कहाँ देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास वेरिएबल होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास फंक्शंस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ऑब्जेक्ट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास क्लास होती है, तो ऑपरेटर भी तो होते हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन। तो आप क्लियर करिए कि क्या एक वेरिएबल मल्टीपल फॉर्म में अगर नजर आए प्रोग्राम में तो क्या हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म माने या नहीं माने। अगर एक फंक्शन एक से ज्यादा फॉर्म में नजर आए तो क्या हम उस फंक्शन में पॉलीमॉर्फिज्म माने या ना माने। तो जब हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो चीजें एकदम क्लियर नहीं है ना, हर लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कहा कि हम पॉलीमॉर्फिज्म मानते हैं तब जब कोई फंक्शन एक से ज्यादा फॉर्म में होता है। यानी कि सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म को सिर्फ और सिर्फ किसके साथ समझा गया है, फंक्शन के साथ समझा गया है, या जिसको आप मेथड के नाम से भी जान सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फंक्शन की जगह मेथड वर्ड बोले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेथड ही होते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस ने कहा कि हमारे यहाँ पर जब एक मेथड एक से ज्यादा फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब कैसे हो सकता है, ऐसा करने के दो तरीके दिए गए। एक तरीका दिया गया मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, और एक तरीका दिया गया मेथड ओवरराइडिंग। ये दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप एक मेथड को एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग का एग्जांपल लें तो आपने एक मेथड बनाया void add, और ये दो इंटीजर को ऐड कर रहा है, मान लीजिए इंटीजर i कॉमा इंटीजर j। अब आप एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं सेम नाम से ऐड, तो आप बना सकते हैं, रिप्लेस नहीं होगा। सी प्लस प्लस जावा में रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन आपको आर्गुमेंट कम या ज्यादा करने होंगे या आर्गुमेंट का डेटा टाइप बदलना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 बना दूं, इंट आई, इंट जे, कॉमा इंट के, ऐसे करके, तो इस तरह से एक ही प्रोग्राम में दो फंक्शन का नाम सेम रखना अलाउड है। तो हम ये कहेंगे सी प्लस प्लस की नजरों से कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि एक मेथड के दो फॉर्म है। पहली फॉर्म में वो दो इंटीजर को जोड़ रहा है, दूसरी फॉर्म में वो 3 इंटीजर को जोड़ रहा है या 2 फ्लोट को जोड़ रहा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना गया। दूसरा, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग वही जो हमने अभी पढ़ा है, पेरेंट क्लास के अंदर किसी मेथड की एक फॉर्म का होना और उसी मेथड की दूसरी फॉर्म का होना उसकी चाइल्ड क्लास में, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। अब पाइथन से जब पूछा गया तो पाइथन ने कहा देखो हमारे यहाँ पर ये तो सपोर्ट होता नहीं है, आप एक प्रोग्राम में सेम नेम के दो फंक्शन तो नहीं बना सकते, जैसे ही बनाते हैं वैसे ही वो रिप्लेस हो जाते हैं, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे। तो ये वाला पोर्शन तो पाइथन में बचा नहीं है। अब रह गया ये वाला पोर्शन। तो पाइथन ने कहा कि अगर आप सी प्लस प्लस को फॉलो करना चाहते हैं
तो आप मेथड ओवरराइडिंग को ही क्या मान लीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म मान लीजिए, यानी कि अलग से फिर हमें कोई पढ़ने की टॉपिक जरूरत नहीं है। और जो हमारा ओवरराइडिंग है, ये ओवरराइडिंग ही क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सी प्लस प्लस ने एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया। वो क्या किया, हमारे यहाँ पर ऑपरेटर की भी एक से ज्यादा फॉर्म होती है। मतलब अगर आप प्लस की बात करते हैं तो इसका मतलब हमेशा अर्थमेटिक एडिशन नहीं होगा, ये अर्थमेटिक एडिशन के अलावा कुछ और भी कर सकता है। यानी कि प्लस ऑपरेटर की एक से ज्यादा फॉर्म है, ये एक से ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। आप प्लस के थ्रू दो न्यूमेरिक वैल्यू का अर्थमेटिक एडिशन करा सकते हैं, और प्लस के थ्रू आप दो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करा सकते हैं। आप बताइए आप किसका क्या कराना चाहते हैं। तो ऐसा अलाउड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। किसी भी ऑपरेटर का आप क्या मीनिंग रखना चाहते हैं वो आप सी प्लस प्लस में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर अपना डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग दे सकता है। अगर इंटीजर टाइप पर चल रहा है तो मैं ऐड करूंगा न्यूमेरिक वाला, स्ट्रिंग पे चल रहा हूं तो मैं कॉन्कैट कर दूंगा, किसी तीसरे पे चल रहा हूं तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं, है ना। ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पाइथन से पूछा गया कि आपके यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग तो अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, मेथड ओवरलोडिंग तो अलाउड नहीं है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये अलाउड है। पाइथन ने आंसर दिया यस, हमारे यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड है। हम अपनी पाइथन लैंग्वेज में प्लस ऑपरेटर का क्या मीनिंग होगा खुद डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो ये हम अब पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, और तीसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहला वाला खत्म, मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती पाइथन में, ओवरराइडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये मुझे आपको भी पढ़ाना है। ये तो हो गई सी प्लस प्लस की बात। अब बात आती है जावा की। जावा से पूछा गया कि भाई आप पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे समझाएंगे, आप भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ देखी गई है, तो जावा ने बहुत क्लियर आंसर दिया, हम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड के ऊपर नहीं देखते, हम ऑपरेटर के ऊपर भी नहीं देखते, हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं जिसके लिए टॉपिक बनाया गया है। ऑब्जेक्ट, टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी जा रही है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है तो हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है। समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर और दो तीन चार ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर सकता है तो मैं क्या बोलूंगा, इस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी फॉर्म है और ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जावा ने अपना आंसर दे दिया। जब जावा से इसका एक्सप्लेनेशन पूछा कि अच्छा इसका कोड बना कर दिखाओ, कैसे एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है, तो जावा ने कहा ऐसा करने के लिए आपको इनहेरिटेंस से होकर गुजरना होगा, बिना इनहेरिटेंस के ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनहेरिटेंस से होकर गुजरना होगा, मतलब चलो इनहेरिटेंस भी कर लेते हैं। माना ये क्लास ए है, ध्यान से समझेंगे, लॉजिकल आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है जावा का। ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है। क्लास ए के अंदर एक M1 मेथड है, क्लास बी के अंदर M2 मेथड है, और M1 उसे ए से मिल गया। सी के अंदर M1 आ गया, M2 आ गया, और M3 इसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। डी के अंदर M4 मेथड आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर रख लिया, मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर रख लिया। तो मैं कॉन्सेप्ट जावा का सिखा रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वो पाइथन का अकॉर्डिंग है ना। तो मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर रख लिया। अब कोई एक प्रोग्राम मुझे लिखना है, मान लो P1 नाम का प्रोग्राम मुझे लिखना है। इस P1 प्रोग्राम में मुझे क्लास ए के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्या करोगे आप क्लास ए के ऑब्जेक्ट का, हमने कहा M1 मेथड है उसके अंदर, M1 मेथड को कॉल करेंगे।
हमने कहा ठीक है, एक काम करो, आप ना डी क्लास का ऑब्जेक्ट ले लो हमसे और मुझे बताओ कि आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं P1 प्रोग्राम को दे दूं तो क्या उस डी ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड चलेगा नहीं चलेगा? हमने कहा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पर जो डी का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ये बोलूं कि ये ए के ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर रहा है तो ऐसा कहना सही होगा, क्योंकि डी के ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड चलाया जा सकता है और M1 मेथड वो कहां से आया हुआ है? ए वाला ही है। तो ए के ऑब्जेक्ट पर M1 चलेगा या डी के ऑब्जेक्ट पर M1 चलेगा, बात तो एक ही है हमारी। ठीक है, अब एक दूसरा प्रोग्राम आया P2 नाम का। अब P2 प्रोग्राम ने कहा कि मुझे बी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बी है ना, बी फॉर बैट वाला। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मैं M2 मेथड को कॉल करूंगा। हमने कहा ठीक है, एक काम करो, ये लो डी का ऑब्जेक्ट और अपना काम कर लो, आपका कोड चल जाएगा। तो P2 प्रोग्राम ने इस डी के ऑब्जेक्ट पे डॉट M2 करा, चल गया। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम मुझे बनाना है P3 नाम का, और इस P3 प्रोग्राम में मुझे C क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे M3 मेथड कॉल करना है। तो हमने क्या करा, यही डी ऑब्जेक्ट इसको दे दिया। ठीक है, और अगर आपको M4 चाहिए तो यही डी ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी कि ये जो डी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये टोटल 4 ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। खुद का ऑब्जेक्ट है, ये सी का ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बी के ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ए के ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सर P1 प्रोग्राम में जरूरत थी M1 मेथड कॉल करने की, आपने हमें डी ऑब्जेक्ट दे दिया, तो वो डी ऑब्जेक्ट में तो M2 भी है, M3 भी है, M4 भी आ गया। तो जावा ने इसका आंसर ये दिया कि मान लो आपने अपना एडमिशन लिया है पाइथन कोर्स में, और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पाइथन के साथ डेटा साइंस पढ़ाई जा रही है, तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं। अगर आपने एडमिशन लिया था पाइथन प्लस डेटा साइंस में और आपसे मैं ये कह दूं कि पाइथन पूरी हो गई, कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट लो और अपना अपना आगे जॉब देखो, तो प्रॉब्लम होगी? हमने कहा यहाँ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हमने कोर्स पाइथन डेटा साइंस लिया है तो सिर्फ पाइथन पढ़ाकर कोर्स कैसे खत्म हो सकता है पूरा? और जब आपने कोर्स पाइथन लिया था और मैंने आपको पाइथन के साथ डेटा साइंस पढ़ा दी साथ में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि किसी को प्रॉब्लम तब होती है जब उसे कम दिया जाए, जब उसे ज्यादा दिया जाए तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा को वो एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही वो सीरियस हो या ना हो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जावा ने यही एक आर्गुमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इस आर्गुमेंट के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो डी का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो डी ऑब्जेक्ट है ये पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये ए के ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है, बी के ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है, सी के ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है और डी के ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, ए बी सी डी हटा दें सामने से, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ध्यान से सोचिए, किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होगी ही होगी। क्यों? अगर वो चाइल्ड है तो उसका पेरेंट जरूर रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अगर रियल लाइफ में आप बोलें कि सर जावा की जो पॉलीमॉर्फिज्म है, लग तो सही रही है, क्या दुनिया के अंदर जावा वाली पॉलीमॉर्फिज्म कहीं नजर आती है? हम आसपास अगर अपने देखें तो जिस तरह से जावा ने डिफाइन किया है पॉलीमॉर्फिज्म को, क्या उस तरह से हमें कहीं दिखाई देगी? हमने कहा बिल्कुल दिखाई देगी। ये मान लीजिए अमिताभ बच्चन है और ये मान लीजिए धर्मेंद्र है ना। धर्मेंद्र ने अपने घर पर कोई फंक्शन किया, अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया। अमिताभ बच्चन की मान लीजिए हो सकता है उस दिन कोई शूटिंग हो या उनकी तबीयत सही ना हो, उन्होंने कहा अभिषेक से, अभिषेक खाली हो। अब आप जानते ही हैं अभिषेक के बारे में, ठीक है। तो अभिषेक बच्चन क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की जगह पर कहाँ जा रहे हैं? धर्मेंद्र के यहाँ पर पार्टी में जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, इस पूरे कहानी में पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ है? धर्मेंद्र ने इनवाइट किया अमिताभ बच्चन को, यानी कि धर्मेंद्र को जरूरत थी पेरेंट की, लेकिन आ कौन गया? आ गया चाइल्ड। तो काम हो जाएगा? हमने कहा हो जाएगा, क्योंकि इस पार्टी में
अभिषेक बच्चन किसका रोल प्ले कर रहा है? अमिताभ बच्चन का रोल प्ले कर रहा है। यानी कि चाइल्ड अपने पेरेंट का रोल प्ले करता है। इसलिए हर चाइल्ड को जावा ने बाय डिफॉल्ट क्या माना है? पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट माना है या पॉलीमॉर्फिज्म माना है। तो पाइथन ने कहा अगर ऐसा है तो ऐसा तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो हम तो ये सपोर्ट कर, इनहेरिटेंस तो हम सपोर्ट करते ही है ना। हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, तो इसमें तो हर लैंग्वेज में ये काम कर जाएगा, हमने कहा। तो अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को ऑब्जेक्ट पे समझना चाहते हैं तो इसमें तो कुछ नया समझने की है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता ही है। समझ में आ रहा है? अब रह जाता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को समझना। तो मेथड ओवरराइडिंग मैंने आपको पढ़ा दी, पॉलीमॉर्फिज्म में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको समझा दी, इसमें कुछ नया कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिकली समझना है बस कि हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट में पॉलीमॉर्फिज्म तो होगी ही होगी। ठीक है। तीसरा मुझे आपको भी सिखाना है जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग? इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाने के लिए मैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। बहुत आसान होगा, मतलब प्लस माइनस ही होगा, है ना। मान लीजिए एक मैं 2 डायमेंशन में हूं, एक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कंसीडर करके आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझा रहा हूं, जिससे समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, और आप समझ ही जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2D ज्योमेट्री में कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है कोई लाइक P1, और ये एक पॉइंट है लाइक कोई P2। ठीक है। अब मुझे इस P1 पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसकी 2 डायमेंशन है, एक x डायमेंशन है और एक इसकी y डायमेंशन है। तो मैं यहाँ पर एक टिक मार्क कर लेता हूँ समझने के लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको मान लो 5 मान लिया और इसको मान लो 6 मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर टिक मार्क कर लिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये हमारा x डायरेक्शन की वैल्यू और y डायरेक्शन की वैल्यू का इंटरसेक्शन होगा। तो ये इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में हम 2 टाइम्स आगे बढ़े हैं, कॉमा, और y पर हम लोग 5 टाइम्स में हैं, 2,5 इस P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6, मान लीजिए 3। तो अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे पाइथन में एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो इस 2D ज्योमेट्री को प्रोग्राम में दिखा पाए, या मुझे एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम मैं P1 रखूंगा। इस P1 वेरिएबल में 2 वैल्यू आ जाए। तो अगर आप एक इंटीजर को फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2, तो एक बार में एक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप लिस्ट, टपल, सेट इन पर फोकस करेंगे तो शायद आप एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2,5 कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस P1 पॉइंट को कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए टपल का यूज़ कर रहा हूँ, और टपल हमें ऐसा करने देगी क्योंकि टपल में जितनी चाहे उतनी वैल्यूज आ सकती है। तो यानी कि टपल में 3D 4D 5D को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अब P2 पॉइंट को भी मैंने एक टपल से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ मैंने कर दिया मान लीजिए 6,3। अब मैंने पाइथन से कहा कि पाइथन, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका टपल 2 ही वैल्यू को एक्सेप्ट करे एग्जैक्टली। 2 से कम आने पर भी एरर दे दे और 2 से ज़्यादा आने पर भी एरर दे दे, क्योंकि इस 2D ज्योमेट्री में हर पॉइंट में 2 ही डायमेंशन पॉसिबल हैं। एक से काम नहीं चलेगा, 3 नहीं हो सकते। अगर हम इसको टपल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और किसी ने यहाँ पे कॉमा लगा के 6 कर दिया तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि टपल
टपल है, आप उसका यूज कर रहे थे 2D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं इस टपल में एक ही वैल्यू रख दूं तो कोई एरर नहीं आएगी। पाइथन से कहा गया पाइथन हमें टपल नहीं चाहिए, हमें ऐसा डेटा टाइप दीजिए जिसमें एग्जैक्टली 2 ही वैल्यू आती हैं। पाइथन ने मना कर दिया, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जिसमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके कि इसमें 2 ही वैल्यू आए। क्यों? मान लो पाइथन ने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और एक नया टाइप बना दिया अगले वर्जन में, और उस टाइप में 2 ही वैल्यू अलाउड थी। अब आप कल को फिर पाइथन से बोलोगे यार इस बार ना 3D ज्योमेट्री में काम करना है, तो एक ऐसा टाइप बनाकर दे दो जिसमें सिर्फ 3 वैल्यू आ सकें, ना 3 से कम आए ना 3 से ज्यादा आए। तो ऐसे पाइथन कब तक बनाएगा? किस किस की सुनेगा? नहीं सुनेगा। उन्होंने 0 to n कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर दिया है। लिस्ट है, टपल है, सेट, आप इनका यूज करिए। आप इसमें 0 वैल्यू रखेंगे तब भी चलेगा, n रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको एक ऐसा टाइप ही चाहिए जो 2 वैल्यू ही स्टोर करेगा। पाइथन ने कहा ठीक है, एक काम करो अपना बना लो। यानी कि प्रोग्रामर को फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्टिंग टाइप जो पाइथन में पढ़ाए गए हैं उनसे वो फुलफिल नहीं हो रही है रिक्वायरमेंट आपकी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टाइप भी बना सकते हैं। कैसे बनाए भी अपना टाइप? जो आज तक आप क्लास बनाते आ रहे हो ना, हर क्लास एक डेटा टाइप ही होती है। यानी कि क्लास को पढ़ने का दूसरा नजरिया यही होता है कि अगर मुझे अपने खुद के डेटा टाइप बनाने हैं तो आपको क्लास ही बनानी है। हर क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो कितना आसान लगेगा आपको क्लास का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मुझे ये 2,5 को रिप्रेजेंट करना है ऐसे करके, तो मेरे ब्रेन में चल रहा है कि मैं एक क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का नाम मैंने मान लो रख दिया रीडेबिलिटी के लिए पॉइंट 2D, मतलब ऐसी क्लास जो 2 डायमेंशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला काम करेगी, इसलिए इसका नाम मैंने पॉइंट 2D कर दिया। ऐसा नहीं है, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। अब किसी भी क्लास में डेटा मेंबर होते हैं, किसी भी क्लास में मेथड होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इस क्लास में डेटा मेंबर कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, है ना, तो कौन कौन से आएंगे। तो आप देखो इस पॉइंट 2D क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कितनी वैल्यू कंटेन करना चाहता है। हमने कहा 2, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। तो इसका मतलब आपको एक हिंट मिल रहा है कि इस क्लास के अंदर 2 डेटा मेंबर होने चाहिए। अब डेटा मेंबर कैसे बनाते हैं वो हमने सीखे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हम किसी भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया डेफ इनिट सेल्फ और यहाँ पर एक्स वाई, और ये जो एक्स वाई है तो आर्गुमेंट है। जो हमारे पॉइंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके डेटा मेंबर में एक्स वाई होना चाहिए। तो सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई। अब अगर मुझे अपने पॉइंट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने तो ऐसे नहीं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? P1 इक्वल टू, ऐसे ही लिखेंगे पॉइंट 2D। तो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट 2D क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मतलब ये एक डेटा टाइप हो गया और P1 इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल हो गया जो कि वास्तव में इस पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसमें मुझे 2 वैल्यू पास करनी होंगी, मैंने पास कर दी 2,5। मेमोरी के अंदर एक P1 ऑब्जेक्ट बनाए जो पॉइंट 2D टाइप का है जिसमें 2 वैल्यू है 2,5, एक 2 और एक 5 है। एक और बनाओ, मैंने कर दिया P2 इक्वल टू पॉइंट 2D और यहाँ कर दिया मैंने 6,3। अब आप इसमें 3 पास करके देखो, मना कर देगा, बोलेगा 3 अलाउड नहीं है इसमें। 1 पास करके देखो, मना कर देगा, बोलेगा नहीं 2 ही चाहिए एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? तो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपने अपने खुद के डेटा टाइप बनाने हैं। खुद का डेटा टाइप बनाने का मतलब है खुद की क्लास बनानी है। ये बन गए आपके 2, P1 जो पॉइंट 2D ऑब्जेक्ट है, P2 जो पॉइंट 2D ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंट का यूज करके मैं एक नया पॉइंट बनाऊं जो इन दोनों पॉइंट का सम रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक P3 पॉइंट बनाओ जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू P1 का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस P2 का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा P1 का वाई कोऑर्डिनेट प्लस P2 का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 + 6 8
8,8 नाम से आप एक नया पॉइंट इन दोनों को सम करके बनाना चाहते हैं। तो आपने ज्यादा नहीं सोचा, आपने बस P1 प्लस P2 लिख दिया। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ, अगर i इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 20 है तो i प्लस j आप जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर i इक्वल टू हाई कर दूं और j इक्वल टू हेलो कर दूं तो भी आप जानते हैं कि i प्लस j का मतलब क्या होगा। यहाँ पर प्लस दो ऐसे वेरिएबल पे चल रहा है जिनका टाइप इंटीजर है, यहाँ पर प्लस दो ऐसे वेरिएबल पे चल रहा है जिनका टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पर प्लस दो ऐसे वेरिएबल पे चल रहा है जिनका टाइप क्वांटिट्यूड है। अब यहाँ तो हम जानते हैं अर्थमेटिक हो जाएगा, यहाँ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। पाइथन से पूछा गया कि आपने प्लस ऑपरेटर का है और आप कैसे कंट्रोल करते हो कि अगर इंटीजर होगा तो एडिशन चलेगा, स्ट्रिंग होगा तो ये, क्या आपने इफ एल्स लगा रखा है कि अपने बैक एंड में कहीं इफ आई एंड जे दिस टाइप की है तो ये कर देंगे, एल्स ये कर देंगे। पाइथन का नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। प्लस ऑपरेटर का लॉजिक पाइथन ने लिखा हुआ है एक क्लास के अंदर, और उस क्लास का नाम वही है जिस क्लास के ये दो ऑब्जेक्ट है। ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इंट जो इंट नाम की क्लास है, इस इंट क्लास के अंदर एक मेथड है करेंगे। उस मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ है कैसे हमारा प्लस काम करता है। जब कभी दो इंटीजर के ऑब्जेक्ट बनते हैं तो यहाँ पर i एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, j एक और इंटीजर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो प्लस है ये क्या करेगा, ये पाइथन कहाँ सर्च करता है, इनकी क्लास में, यानी कि इंट क्लास जो पाइथन की लाइब्रेरी में होगी उसमें लिखा होगा कि जब भी दो इंटीजर पे प्लस चलेगा तो क्या करना है, इस मेथड में लिख दिया गया। इसी तरह से क्लास बनाई गई है पाइथन में जिसका नाम है str, और इस str क्लास के अंदर भी वो मेथड बना दिया गया है और इसमें लिख दिया गया है कि जब कभी प्लस str पे चलेगा तो क्या करना है, वो ये लिखा। अगर आप अपने दो वेरिएबल अपने डेटा टाइप पर प्लस लगाना चाहते हैं तो वही मेथड जो इंट में लिखा है, वही मेथड जो यहाँ लिखा है, यही नाम का मेथड आपको अपनी क्लास में भी लिखना पड़ेगा, तभी चलेगा। नहीं लिखा तो एरर के लिए तैयार रहिए। मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगा, टाइप एरर। एरर को पढ़ेंगे ध्यान से। अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस, यानी कि जो प्लस है वो अभी .2d टाइप के लिए नहीं बनाया गया। कौन बनाएगा इसे, पाइथन बनाएगा? हमने कहा नहीं, पाइथन ने थोड़ी बनाया डेटा टाइप ये वाला .2d, आपने बनाया। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस .2d के ऑब्जेक्ट पर जितने भी ऑपरेटर यूज होंगे, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू लॉजिकल बिट वाइज, जितने ऑपरेटर पाइथन में होते हैं हर ऑपरेटर को ओवरलोड करिए। ओवरलोड का मतलब होता है हर ऑपरेटर की डेफिनेशन आप दीजिए, ठीक है। तो अब पाइथन से जब पूछा गया तो उसने आंसर दिया, एक मेथड है जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर, और इस मेथड में दो आर्गुमेंट होते हैं, एक सेल्फ आर्गुमेंट होता है और एक अदर आर्गुमेंट होता है, करेंगे डिस्कस। ये मेथड आपकी .2d क्लास में अगर है तो इस .2d क्लास के दो ऑब्जेक्ट पर प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, यानी कि प्लस ऑपरेटर का जो लॉजिक है वो पाइथन के अंदर इस मेथड में लिखा गया है। ये मेथड कहाँ लिखा गया है, हर उस क्लास में लिखा गया है जिस क्लास के ऑब्जेक्ट पर प्लस को आप यूज कर सकते हैं। अब ये मेथड आप अपनी क्लास में अगर बना दें तो अब प्लस ऑपरेटर आपकी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए रेडी तैयार हो चुका। क्या रिटर्न करेगा, ये जो भी रिटर्न करेगा वो आपका प्रिंट कर देगा। मान लो मैंने यहां से रिटर्न करा दिया, मान लीजिए हाय, अभी जो ये एरर दे रहा था अब एरर ना देकर क्या देगा, कहां से आगे हाय हमारा ये। तो जब भी आप दो ऑब्जेक्ट पर प्लस यूज करते हैं बैकएंड में क्या होता है, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है और ये होता है P1 डॉट
अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर और P1 कॉमा P2, यानी कि जो सेल्फ है उसमें पहला वाला ऑब्जेक्ट आ गया और जो दूसरा वाला था ये कहाँ गया, अदर में। अब आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। तो जब भी आप करते हैं ऐसा ही होता है, चाहे वो इंटीजर हो दो, चाहे दो स्ट्रिंग हो, बैकएंड में ये हमारा हो जाता है और फिर इस मेथड को उसी क्लास में सर्च किया जाता है जिस क्लास के ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको ये मेथड्स के नाम आने चाहिए, ऐसे मेथड्स जो पाइथन में हमारा किसी ऑपरेटर के लिए यूज होते हैं या किसी इवेंट के होने पर अपने आप चलते हैं, हमने कॉल नहीं करा ऐड मेथड को, अपने आप चला ये। ऐसे मेथड्स को पाइथन में स्पेशल मेथड्स के नाम से जाना गया। और हर स्पेशल मेथड की पहचान कैसे करी है पाइथन ने, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करके डबल अंडरस्कोर से एंड करके। ये भी स्पेशल मेथड है। ये किस इवेंट के होने पे चलता है, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये किस इवेंट के होने पर चलता है, जब इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट पर प्लस लगाया जाएगा। तो इस तरह से और भी होंगे, फिर माइनस का भी होगा, मल्टीप्लाई का भी होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट, सबके होंगे, सबके स्पेशल मेथड्स होते हैं। मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो प्लस ऑपरेटर के लिए जो मेथड है उसका नाम है डबल अंडरस्कोर ऐड, एस्ट्रिक के लिए ये है, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन, मॉड, ट्रू डिवीजन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारे कॉमनली यूज्ड हमारे जो ऑपरेटर्स हैं जो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ये सारे ऑपरेटर अगर इंट पे चलते हैं, इसका मतलब इंट क्लास में ये सारे मेथड डिफाइन करेंगे। अगर ये सारे मेथड, ये सारे ऑपरेटर स्ट्रिंग पे चलते हैं या इनमें से जो भी चलता है स्ट्रिंग पे, इसका मतलब वो मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर ये मेथड मैं अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पे चलाना चाहता हूँ तो ये सारे ऑपरेटर तब चलेंगे जब इनके इक्विवेलेंट जो मेथड होते हैं वो आपकी वाली क्लास में डिफाइन हो। जब आप ऐसा करते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले से ऑपरेटर का मीनिंग है उसे बदलना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है आप अपने टाइप के लिए किसी ऑपरेटर का मीनिंग बता रहे हैं। फिर सुनिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले से किसी ऑपरेटर का मीनिंग है किसी टाइप को लेकर आप उसे बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है आपके पास अपना एक नया कस्टम डेटा टाइप था, उसके लिए किसी ऑपरेटर का मीनिंग आप डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब यहाँ पर मैं रिटर्न हाई ना करके अगर मैं रिटर्न कर दूं, मान लीजिए सेल्फ, सेल्फ के अंदर x है, y है, सेल्फ का x है 2, सेल्फ का y है 5। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, यानी कि P1 का x प्लस P2 का x, तो यानी कि 2 प्लस 6 8, यहां से रिटर्न हो जाएगा 8। हमने कहा 8 के साथ साथ 5 प्लस 3 ये भी प्रिंट कर दो, तो कैसे होगा। तो अब एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करोगे तो आप उसे किसी टपल में या लिस्ट में रख के वापस करो। तो एक टपल में मैंने क्या करा, इसको यहाँ लिख दिया कॉमा सेल्फ डॉट वाई प्लस, सर अदर में तो 5 आना चाहिए ना। अदर में ये वैल्यू नहीं आ रही है, इनमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, P1 और P2 आ रहे हैं। जी सर, तो सेल्फ में तो सर जैसे कि P1 का 2 आना चाहिए और P2 का 6 आना चाहिए। P1 पूरा ही आएगा, जो P1 है पूरा ही सेल्फ में आएगा और जो P2 है ये P2 हमारा अदर में जाएगा। जी सर। P1 के अंदर क्या क्या है, P1 के अंदर x भी है, P1 के अंदर y भी है। P2 के अंदर क्या है, P2 के अंदर x भी है, P2 के अंदर y भी है। P1 के x की वैल्यू ये है, P1 के y की वैल्यू ये है, P2 के x की वैल्यू ये है, P2 के y की वैल्यू ये है। अब
अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 8, अब इमेजिन करिए मैंने क्या करा, मैंने एक पॉइंट और बनाया P3 इक्वल टू 0.2D और ये कर दिया 3,6। अब मान लीजिए मैं इस तरह से चाहता हूं कि P1 प्लस P3 हो जाए, तो हमने कोड लिखा उसके हिसाब से जो P1 है वो सेल्फ बनेगा और जो P3 है वो अदर बनेगा। तो P1 का x प्लस P3 का x यानी कि 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। P1 का y और P3 का y जुड़ जाएगा यानी कि 5 और 6। देखो सामने वाले को आपने इसका अगर मैं बैकएंड कोड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर P1 कॉमा P, तो सामने वाले को आप जब प्लस बताते हैं तो आप उसी हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं, माना थोड़ी है। आप लॉजिक लिखने वाले हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं इनको प्लस कर दो, लेकिन लॉजिक में आप इनकी वैल्यू को माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि आप मेथड लिखने वाले हैं, प्लस का लॉजिक लिखने वाले आप हैं। आप जो लिख देंगे वो हो जाएगा। तो जैसा आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा ही बैकएंड में लॉजिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अपने डेटा टाइप के लिए किसी ऑपरेटर का डेफिनेशन देना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, जावा के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर है तो वो लैंग्वेज ने करके दे रखी है, प्रोग्रामर को राइट नहीं है कि प्रोग्रामर ऐसा कर पाए, खुद के लिए कर पाए। ठीक है, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, पाइथन के अंदर भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा। सर ऐड जो है वो हमेशा 2 ही आर्गुमेंट लेगा, सेल्फ और अदर, 3 नहीं ले सकता। तीन नहीं लेगा, 2 ही लेगा, स्टैंडर्ड हो गया। तो जितने भी स्पेशल मेथड हैं उन स्पेशल मेथड में बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड बना दी गई हैं। स्पेशली ये जो ऑपरेटर वाले मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स के आर्गुमेंट्स फिक्स हैं, उतने ही, उससे कम लिखेंगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं, हमारी एरर आएगी, या ज्यादा लिखेंगे तो भी एरर आएगी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा, ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको नहीं, डेटा हाइडिंग डेटा एनकैप्सुलेशन। जरा याद करिए, बताइए। नहीं सर, डेटा एनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ा है अभी? तो ये जो डेटा इनकैप्सुलेशन है, इस डेटा इनकैप्सुलेशन का अगर एक दूसरा नाम दे दिया जाए, इसका एक सिनोनिम बता दिया जाए तो समझना टॉपिक आसान हो जाता है। और इसका दूसरा नाम है हमारा हाइडिंग। इसको हम डेटा हाइडिंग के नाम से भी जानते हैं या डेटा इनकैप्सुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको एक बार पहले रियल लाइफ में देखते हैं कि रियल लाइफ में जो डेटा हमारा हाइडिंग होती है ये कहाँ पर हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा यही है कि आप इसको अपने आसपास फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं ब्रेन के अंदर। तो मान लीजिए आपका कॉलेज है जहाँ से आप कभी पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज के अंदर आपको कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, लाइक कॉलेज के अंदर लैब है, आप कोडिंग कर सकते हैं लैब में जाके, लाइब्रेरी है, बुक्स पढ़ने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्लेग्राउंड भी है, आप खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब किसी भी कॉलेज के अंदर ये सारे जो रिसोर्सेज हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो आपके स्टाफ है कॉलेज में उनके लिए। ठीक है, ये आसानी से
इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब सोचिए कोई ऐसा पर्सन है जो ना कॉलेज में स्टूडेंट है ना कॉलेज में स्टाफ है, उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर। अब ये आउटसाइडर आपके कॉलेज की लैब में कोडिंग करना चाहता है, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ना चाहता है, कॉलेज में जाके ग्राउंड पे खेलना चाहता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होने दिया जाएगा? कॉलेज ने एंट्री गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड आज आउटसाइडर को रोक लेगा, इससे पूछेगा किससे मिलना है, काम वगैरह। तो जब ये आउटसाइडर इस रिसोर्स को या उन रिसोर्सेज को जो कॉलेज ने अवेलेबल कराए हैं जब एक्सेस करने जाएगा, तो डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू बताएगा कि मेरा दोस्त अंदर है या मुझे आपके एचओडी से मिलना है, या जो भी कुछ बताएगा वो तब सिक्योरिटी गार्ड फिर आगे कुछ कंफर्म करने के बाद उसे जाने देगा। उसे लगेगा भी नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जाने भी नहीं देगा। लेकिन सीधे सीधे आउटसाइडर कॉलेज के रिसोर्स यूज नहीं कर सकता। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जिस बिल्डिंग में काम करने जाते हैं वहाँ भी तो ऐसा ही होगा। वहाँ पर भी तो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ही कर रहा है। किसी के पंचिंग सिस्टम होगा, किसी का कोई और सिस्टम होगा। तो हर कोई आपकी बिल्डिंग जहाँ पर आप बैठे हैं उसके रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आउटसाइडर आएगा तो बाहर कुछ ना कुछ चेकिंग जरूर होगी, सब कुछ सही होने पर अंदर आने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट में अगर आप हेडिंग पे जाएं, हाइडिंग हो रही है, छुपाया जा रहा है। किसको छुपा रहे हैं? कॉलेज वाला अपने रिसोर्सेज को हाइड कर रहा है, अपने लैब को हाइड कर रहा है, अपनी लाइब्रेरी को हाइड कर रहा है। किससे हाइड कर रहा है? आउटसाइडर से, यानी कि वो जो कॉलेज के मेंबर नहीं है उनसे हाइड कर रहा है। बाकी तो हमारा बाकी जो है वो यूज कर सकते हैं। हाइड को हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कहीं पर बांध के रखना, है ना, कहीं रैप करके कर देना। तो जब हम किसी भी चीज को कहीं बांध के रख देते हैं तो इसका फायदा यही है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है। जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया हुआ है उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगाते हैं। तो जो पासवर्ड लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल के अंदर जो भी आपके फोटोज हैं या जो फाइल्स हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं या जो आपके मैसेजेस हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं? इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, आप उनको हाइड कर रहे हैं, ताकि कोई आपका मोबाइल अगर ले तो वो उन सबको एक्सेस ना कर पाए। पहले वो आपका पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद फिर आप बताएंगे तो एक्सेस कर लेगा, नहीं बताएंगे तो एक्सेस नहीं करेगा। आप अपनी कार में लॉक लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं भाई लॉक? ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सके। तो जो आप लॉक लगाते हैं कार को, वो कार को एक्सेस होने से रोक रहा है। ठीक है, तो हाइड का मतलब, इनकैप्सुलेट का मतलब समझ में आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस होने से रोकना किसी भी रिसोर्स के लिए, उसे बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग। अब अगर ये आउटसाइडर जाना चाहता है इन रिसोर्सेज को यूज करने, तो वो इस कॉलेज के किसी स्टाफ के थ्रू या इस कॉलेज में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के थ्रू जा सकता है। ठीक है, रेफरेंस लेके जा सकता है, डायरेक्ट नहीं जा सकता, रेफरेंस लेके जा सकता है। अब यही कहानी पाइथन ने कहा कि आप हमारे इनकैप्सुलेशन पे अप्लाई कर दीजिए। जिसको आप कॉलेज कह रहे हैं उस कॉलेज को आप एक क्लास मानिए, ये आपकी एक क्लास है। और जिसको आप रिसोर्सेज कह रहे थे, वो रिसोर्सेज की जगह पर यहाँ पर क्या मानिए? आप इस क्लास के डेटा मेंबर मानिए। जब हम डेटा मेंबर की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन में इंस्टेंस डेटा मेंबर की बात हो रही होती है, क्लास डेटा मेंबर की बात नहीं हो रही है। तो ये मेरे डेटा मेंबर्स। अब जो आपका स्टूडेंट और स्टाफ है, इसकी जगह पर आप विजुलाइज करिए मेथड्स। तो इनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर का होता है। क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं इनको हमें हाइड करना पड़ सकता है। हम नहीं चाहते हमारी क्लास के डेटा मेंबर को कोई भी एक्सेस कर पाए। तो अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो उस क्लास के मेथड ही हैं जो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोड जो इस क्लास के बाहर लिखा हुआ है,
आउटसाइड क्लास कोड, ऐसा कोड जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है। अगर वो हमारा आपकी क्लास के डेटा मेंबर यूज करना चाहे तो नहीं करना चाहिए, उसको मना कर दीजिए। लेकिन अगर ये कोड आपकी क्लास के मेथड के थ्रू जाना चाहता है तो शायद आपके मेथड्स अलाउ कर दें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने कोई क्लास डिजाइन करी जिसके अंदर के डेटा मेंबर्स सिर्फ उसी क्लास के मेथड्स के लिए बनाए गए हैं, अगर कोई बाहर से कोड उस डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसी क्लास हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल होती है। या हम ये बोलेंगे कि इस क्लास के अंदर डेटा हेडिंग हो रही है या डेटा का इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब इनकैप्सुलेशन वर्ड बोला जाता है और उसके साथ डेटा वर्ड ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनकैप्सुलेशन या हाइडिंग डेटा की ही हो रही है हमारी। ठीक, अब इसको कोड में बनाते हैं, यानी कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उस प्रोग्राम में पहले हम जो क्लास बनाएंगे उसमें डेटा हाइडिंग नहीं होगी, फिर उसी प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे और उसमें डेटा हाइडिंग होगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होने से रोकने का नुकसान फायदा क्या होगा। चलते हैं कोड में। तो मान लीजिए मैंने इस बार क्लास का जो नाम दे दिया वो दे दिया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसा डेटा मेंबर होता है जो वो एम्प्लॉय नहीं चाहता कि उससे हर कोई एक्सेस कर पाए। क्या है वो? एम्प्लॉय की सैलरी। आप अपने एम्प्लॉय क्लास में एक सैलरी नाम का डेटा मेंबर बनाएंगे और आप ये चाहेंगे कि सैलरी को सिर्फ इस क्लास के अंदर ही देखा जा सके। इस क्लास के बाहर अगर आप कोई कोड लिखते हैं और वो सैलरी देखना चाहे तो ना देख पाए। सैलरी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हम नहीं चाहते हर कोई उससे एक्सेस करे देखे। अगर किसी को पूछना है तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा मेरी सैलरी क्या है। वो डायरेक्ट किसी भी और तरीके से सैलरी को मेरी ना देख पाए, तो मुझे यहाँ पर सैलरी को हाइड करने की नीड हो रही है। तो अब इस क्लास के अंदर सैलरी नाम का डेटा मेंबर बनाएंगे, तो डेटा मेंबर इंस्टेंस होगा तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे। मान लीजिए मैंने 10,000 सैलरी दे दी। अब मैं इस क्लास से एग्जिट हो जाता हूँ, इस क्लास के बाहर आ गया। अब जो भी कोड मैं लिखूंगा वो आउटसाइड क्लास कोड कहलाएगा, क्योंकि मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ, क्लास के इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने क्या करना है, इस क्लास का डेटा मेंबर एक्सेस करना है। तो जब किसी क्लास का डेटा मेंबर आप एक्सेस करते हैं तो इंस्टेंस डेटा मेंबर है तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने इसकी सैलरी अगर गेट करनी है तो ई डॉट सैलरी, और ये गेट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है 4 लाइन का, ये डेटा इनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें ये डेटा मेंबर है हमारा, ये डेटा है, इसकी हाइडिंग नहीं हो रही है। अगर इसकी हाइडिंग हो रही होती तो ये नहीं चलता। ये चलाना अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हो। हम क्लास के ऑब्जेक्ट को हाइड नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट पर वो जो डेटा है उसको हाइड करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका हाइड नहीं हुआ। अगर ये हाइड होता तो यहाँ एरर आ जाती, मना हो जाता कि आप सैलरी को नहीं देख पाएंगे। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं हाइडिंग के साथ। आपसे कहा गया कि पाइथन में जो डेटा इनकैप्सुलेशन है इसको अचीव करने के लिए जो एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट चाहिए वो मिसिंग है, जिसका नाम है प्राइवेट कीवर्ड। अगर आप किसी भी डेटा को प्राइवेट करते हैं तभी वो उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। C++ में बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट दे ऑल आर प्राइवेट। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं होते, उन्होंने प्राइवेट नाम से अलग से कीवर्ड दिया, जैसे इफ एल्स फॉर कीवर्ड होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट नाम से कीवर्ड दिया है ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप बना लेना। पाइथन के अंदर
ना तो बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर प्राइवेट होता है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा कीवर्ड दिया है जिससे आप इसको प्राइवेट बना पाए। तो जब डिफॉल्ट भी प्राइवेट नहीं होता, कोई कीवर्ड भी नहीं है जिससे इसको प्राइवेट बना पाए, तो इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे? तो पाइथन ने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया, और वो अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि किसी भी डेटा मेंबर के प्रीफिक्स में अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, किसी भी डेटा मेंबर के प्रीफिक्स में अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, सैलरी के प्रीफिक्स में डबल अंडरस्कोर लगा दीजिए, इंटरप्रेटर ऐसे डेटा मेंबर को प्राइवेट कंसीडर करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी के प्रीफिक्स में डबल अंडरस्कोर लगा दो तो वो प्राइवेट हो गया। जैसे इनिट के शुरू में भी डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है तो इनिट एक प्राइवेट मेथड नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर के साथ ही ये इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी डेटा मेंबर के पहले अगर आप डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो इंटरप्रेटर उस डेटा मेंबर को प्राइवेट कंसीडर करता है। ठीक है, यूनिवर्सली ये पाइथन में ट्रू नहीं है ना। इसलिए पाइथन में डेटा इनकैप्सुलेशन को लोग पढ़ते ही नहीं, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। इससे पहले इनहेरिटेंस के बाद ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये वो नहीं है जैसा हमें कॉन्सेप्ट में बताया गया है। ये बस एक अल्टरनेट अप्रोच दी गई है, जो दी गई है उसी से पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा फिलहाल हो गया प्राइवेट डेटा कैसे मान लें। हमने कहा देखो, अगर पाइथन के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट है तो इसे यहाँ पर आउटसाइड कोड यूज करके देखो। प्राइवेट का रूल होता है कि वो अपनी ही क्लास में एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूंगा तो एरर आ जाएगी, कह रहा है एम्प्लॉय के पास इस नाम से कुछ नहीं है। अब आप बोले सर एक अंडरस्कोर लगा दें और यहाँ भी एक अंडरस्कोर लगा दें। हमने कहा एक अंडरस्कोर का मतलब प्राइवेट नहीं बताया गया, चल गया। और अगर सर 3 लगा दें तो 3 यहाँ लगा दें और 3 यहाँ लगा दें, तो सिंटैक्स तो हम सही लिख ही दें। तो यहाँ पर 3 पे भी प्राइवेट कंसीडर हो रहा है। और अगर 4 लगा दें तो यानी कि मिनिमम 2 अंडरस्कोर आपने लगाने हैं, एक से प्राइवेट कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद आप 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, तो जब 2 से ही काम हो रहा है तो क्यों अननेसेसरी ज्यादा की टाइप करने है ना। तो 2 से ही काम कर, 2 से भी प्राइवेट बनेगा हमारा। तो ये तो हो गया इनकैप्सुलेशन का आधा हिस्सा। आपने अपने डेटा मेंबर को यूज करने से आउटसाइड कोड को एक्सेस नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला हिस्सा है क्या, आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया। इससे यह हो गया कि अब आपके अलावा कोई और आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब मोबाइल को एक्सेस कर सकता है लेकिन उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकता। आपने कॉलेज के एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया, ये तो हो गया। लेकिन अब दूसरा हिस्सा भी तो हो सकता है कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को पासवर्ड बता दें और वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर ले। हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेकर अंदर कंफर्म करके आपको अंदर जाने दे। तो वो वाला हिस्सा तो यहाँ पर अभी देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब बैन हो गया, टैबू हो गया एक तरीके से कि भाई आप कर ही नहीं सकते। लेकिन एक रास्ता ओपन भी तो रखिए कि अगर हम करना चाहें तो इस क्लास के मेथड के थ्रू कर पाए। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, आप इस क्लास में जो डेटा मेंबर का हाइडिंग कर रहे हैं उस डेटा मेंबर के लिए 2 मेथड बनाने होंगे। एक मेथड जो इस डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा आउटसाइड कोर के लिए, और दूसरा मेथड आउटसाइड कोर से इस वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। तो पहले बनाते हैं वापस करने का। तो वो मेथड जो इस डेटा मेंबर की वैल्यू को आउटसाइड कोड को रिटर्न करके देगा, उस मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा रूल नहीं है। आप जावा पढ़ें, C++ पढ़ें, पाइथन पढ़ें, .NET पढ़ें, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कन्वेंशन को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। क्या स्टैंडर्ड, क्या कन्वेंशन है?
जिस डेटा मेंबर की हेडिंग हुई है, जिस डेटा मेंबर का इनकैप्सुलेशन हुआ है, उस डेटा मेंबर को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने का मतलब है इस क्लास के बाहर एक्सेस करवाने के लिए उस डेटा मेंबर के लिए दो मेथड बनाने पड़ेंगे। एक मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए, एक मेथड का नाम सेट से शुरू होना चाहिए। इन दोनों मेथड में गेट के बाद या सेट के बाद उस डेटा मेंबर का नाम आएगा, पहला लेटर कैपिटल करके, पहला लेटर कैपिटल करेंगे और जो अंडरस्कोर था वो हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे गेट, और ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न वाला काम करेगा, जो सैलरी थी उसको रिटर्न करने वाला काम करेगा। अब आउटसाइड कोड से क्या बोलेंगे कि भाई इस डेटा मेंबर की हेडिंग हुई है, आप सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेथड के थ्रू, उस क्लास का जो मेथड है उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रिंट ई डॉट गेट। अब अगर आउटसाइड कोड को सैलरी की वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा, सेट मेथड, सेट सेल, जिसमें हम सैलरी को रिसीव करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल इक्वल टू। अगर आउटसाइड कोड सैलरी को चेंज करना चाहता है तो लिखेगा ई डॉट सेट सेल, सैलरी की वैल्यू मान लो मैंने 12,000 कर दी और उसके बाद दोबारा से प्रिंट करके। इस तरह से जब आप अपनी किसी क्लास को बनाते हैं तो उस क्लास में हम क्या बोलेंगे, इस डेटा मेंबर का इनकैप्सुलेशन होगा। सोचो एक और डेटा मेंबर अगर है मेरा, मान लो वो है डिपार्टमेंट, उसका भी मैं हेडिंग करूं तो उसका भी गेटर बनेगा, गेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट, इन्हें बोलते हैं गेटर मेथड सेटर मेथड। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा कम सोचें, बच्चों की तरह सोचें, तो एक क्वेश्चन सामने से आता है कि एक चीज बताइए सर, आप इस डेटा मेंबर की हेडिंग करी क्यों रहे हैं? भाई अगर आप आउटसाइड कोड को एक्सेस कराने दे ही रहे हैं तो सीधे सीधे कराने दो, ये घुमा फिरा कर दो मेथड बनाओ, फिर ये करो वो करो, क्या जरूरत है इन सबको करने की? करने तो अल्टीमेटली आपने दिया ही ना, तो पहले भी तो हो ही रहा था, वैसे ही रहने तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सही, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? इसमें और इसमें मुझे कोई डिफरेंस तो नजर आ ही नहीं रहा ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के आपने अननेसेसरी दो मेथड और ऐड करवा दिए कोड के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही निकला लास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाया ही क्यों था, जब आपको अपने दोस्त को पासवर्ड बताना ही था, तो कॉलेज वाले ने सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया क्यों था एंट्री गेट पर, जब आउटसाइडर को अंदर आने देना ही था तो ये बाहर बैठाया क्यों सिक्योरिटी गार्ड? क्या आंसर दोगे? आंसर दोगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है मैंने पासवर्ड अपने मोबाइल में इसलिए लगाया है क्योंकि मैं हर किसी को एक्सेस नहीं दूंगा। अगर 4 दोस्त मुझसे मेरा मोबाइल मांगेंगे तो मैं चारों को नहीं बताऊंगा ना पासवर्ड, मैं तो किसी एक को बताऊंगा, या जिसको मुझे लगता है ये सही है मैं उसको बता दूंगा। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया है, इसका मतलब ये है कि वो बाहर से जो भी आएगा पहले उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड है सिक्योरिटी गार्ड वाला तभी अंदर आने देगा, नहीं तो मना भी तो कर सकता है कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते, जिससे आप मिलने जा रहे हो वो है ही नहीं हमारे यहाँ कॉलेज में, जिसका नाम आप ले रहे हो वो तो हमारे यहाँ ही नहीं, तो गार्ड नहीं जाने देगा अंदर, आपको बाहर से मना कर देगा। समझ में आ रहा है? यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो आउटसाइड कोड को मना भी कर सकते हैं। तो भाई अभी तो हम दे रहे हैं, हमें लगेगा आप सही नहीं हो तो मना भी कर देंगे आपसे। मना कैसे करेंगे? हमने कहा देखो मना कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये जो सैलरी आप चेंज कर रहे हैं ये 12,000 है। अब मैं यहाँ पर एक कंट्रोलिंग चाहता हूँ कि अगर वो सैलरी करंट सैलरी से कम हो जाए तो बदले ना, लेकिन अभी तो बदल रही है, तो मैं यहाँ पर सेट सैलरी में एक चेक लगाऊंगा, इफ जो मेरा एस है वो ग्रेटर देन है मेरी करंट सैलरी से। अगर मेरी करंट सैलरी से वो ग्रेटर है तभी मैं बदलूंगा, वरना मैं बदलूंगा ही नहीं। तो अब इस कोड को चलाने का कोई फर्क नहीं होगा, आपकी सैलरी 10,000 ही रहेगी। अगर मैं इसका इनकैप्सुलेशन नहीं करता तो क्या आप रोक पाते ऐसा करने से? कंट्रोलिंग मेथड के हाथ में आ गई। ये मेथड चाहें तो आउटसाइड कोड जो करना चाह रहा है उसको करने दें, ये मेथड चाहें
तो आउटसाइड कोड जो करना चाह रहा है उसको ना करने दो, यानी कि कंट्रोलिंग यहाँ पर जरूरी है। ये मेथड सही सैलरी वापस करेगा, नहीं करता, मैंने यहाँ से 0 वापस कर दिया, ये कोड आउटसाइड कोड क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं ये चाहता हूँ। अब वो रिक्वेस्ट, ये मेथड है, मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, इनके हाथ में कंट्रोल है पूरा। अब देखो हर बार आपको सर ये दोनों एक साथ लगाने पड़ते हैं क्या? आप देखो, आपको अपने डेटा मेंबर को क्या करवाना है। अब आपका डिसीजन था कि नहीं मैं तो किसी भी तरह से इस डेटा मेंबर की वैल्यू को अपडेट करने नहीं दूंगा, तो पर आपको सेट मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ गेट लगा दो। और आप चाहते नहीं मैं सिर्फ सेट करवाऊंगा बट दिखाऊंगा नहीं, तो आप सेट मत लगाओ, ये गेट मत लगाओ। तो ये कस्टमाइज्ड है, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि अगर चाहते हो तो इस तरह से मेथड बनाओगे, जो नहीं चाहते हो उसको हटा सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब सैलरी वापस करते हो तो यहाँ भी ये फेल्स लगाकर पहले अपना जो चेक करना है वो चेक कर लो, उसके बाद फिर सैलरी अपनी वापस करना। इस तरह से लिखा कोड हमारा क्या कहलाता है, डेटा हेडिंग का कोड या डेटा इनकैप्सुलेशन कोड कहलाता है। जेंगो में अगर आप जा रहे हैं आके, तो जेंगो में इस तरह के कोड आपको नजर आ सकते हैं, आएंगे। अगर आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई की तरफ मूव कर रहे हैं तो शायद इस तरह के कोड आपको आगे नजर ना आए, ठीक है। चलिए आज की क्लास के इतना रखते हैं, कल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पूरा कर लेंगे। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा एब्स्ट्रैक्शन।